आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली एक ऐसी रिपोर्ट को लेकर के जिसने सबको चौंका दिया है। क्या भारतीय वायुसेना Su-57 फैलन और राफेल के बाद अब साउथ कोरिया के KF-21 बोरामी को इवेलुएट कर रही है? क्या ये एयरक्राफ्ट अब भारतीय वायुसेना के रेडार में है और क्या इंडियन एयरफोर्स के कलर में ये हमें देखने को मिलेंगे? दरअसल ये रिपोर्ट आई कहाँ से? ये रिपोर्ट आई defenseblog.com नाम की एक पत्रिका से, जिसने अपने रिपोर्ट में 1 अगस्त को ये क्लेम किया कि भारत इस समय साउथ कोरिया के इस फाइटर एयरक्राफ्ट को इवेलुएट कर रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि भारतीय वायुसेना इस मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करे। हालांकि उस आर्टिकल में इंडियन एयरफोर्स का हवाला देते हुए ये कहा गया कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नेचर इसका और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भारतीय वायुसेना को अट्रैक्ट कर रहा है और भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है उसमें ये फिट भी बैठता है। लेकिन उसमें कोई भी कॉन्क्रीट सोर्स या एविडेंस नहीं दिया गया, जिसके बाद से इसकी ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी पर भी सवाल उठने शुरू हुए। लेकिन आज इस पे भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कंफर्म कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और भारतीय वायुसेना इस समय KF-21 बोरामी को देख भी नहीं रही है या भारतीय वायुसेना इनको इवेलुएट नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो ये एयरक्राफ्ट अभी इंडिया को ऑफर किए गए हैं और ना ही भारतीय वायुसेना ने किसी प्रकार का इंटरेस्ट इन प्लेटफॉर्म को लेकर के अभी व्यक्त किया है। उन्होंने यही कहा कि भारतीय वायुसेना का जो भी डिसीजन होगा ये एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर होंगे जो अभी ऑन ऑफर है और कोई अब अतिरिक्त जो प्लेटफॉर्म है भारतीय वायुसेना उसको कंसिडर नहीं कर रही है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि डिफेंस ब्लॉग में ये जो आर्टिकल लिखा गया है, हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं से ये रिपोर्ट मिली हो, लेकिन ये पुख्ता नहीं है। तो स्पष्टीकरण सामने आ चुका है, तो अब इसमें कोई सवाल नहीं बचा। अब भारतीय वायुसेना अगर कोई एयरक्राफ्ट खरीदेगी भी तो आप सबको पता है कि उन्हीं एयरक्राफ्ट को लिया जाएगा जो फुली ऑपरेशनल है और जिनका कॉम्बैट रिकॉर्ड अच्छा है। उसमें 2 ही फाइटर हैं। अब F-35 को तो क्लियरली मना किया जा चुका है और अब एक तरीके से देखा जाए तो Su-57 फैलन या फिर राफेल, दोनों में से एक ही फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिसको आप प्रोजेक्ट 18 यानी कि P-18 डिस्ट्रॉयर के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर होने वाले हैं, इनको लेकर कुछ नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना का P-18 डिस्ट्रॉयर, जिसको नेवल डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से डिज़ाइन किया गया है, अब ये भारतीय नौसेना की मैरीटाइम स्ट्रेटजी में एक नया शिफ्ट लाने वाला है, जहां पर अब अभी तक जो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में हमें कैपेबिलिटीज देखने को मिलती थी, इनको ये पूरी तरीके से सरपास करेगा। अगर हम इनके एस्टिमेटेड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये तकरीबन 13,000 टन के आसपास होगा और P-8 जहां तक बात रही क्लास के डिस्ट्रॉयर की, तो ये भारतीय नौसेना की फ्लीट के जो लार्जेस्ट वेसल है उनमें गिने जाएंगे और इन्हें जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर वॉरशिप्स होता है उसके अंतर्गत क्रूजर की कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाएगा, क्योंकि ये 10,000 टन डिस्प्लेसमेंट को पार कर चुके हैं। और यहाँ पर इसका जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये भी हमें देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जो P-8 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स होने वाले हैं, इन्हें भारतीय नौसेना का स्टैंडर्ड नेवल प्लेटफॉर्म होना चाहिए और इनका प्रोडक्शन जैसा कि प्लान किया गया है 6 डिस्ट्रॉयर्स का, इनकी संख्या तकरीबन 10 के आसपास होनी चाहिए और इसी डिज़ाइन को कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करते हुए अगले 2 से 3 दशक तक भारतीय नौसेना को काम करना चाहिए, जैसा कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी करती है। और इससे जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन स्ट्रीमलाइन होगी और जो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन है वो काफ़ी कम होगी। जहां पर अभी 7 से 8 वर्ष लगते हैं, तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल बेंचमार्क जो कि 4 से 5 वर्ष का है उसको प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे में इंडो पैसिफिक में भारत का जो मैरीटाइम डोमिनेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब अगर हम P-18 डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो ये 7400 टन वजनी विशाखापट्टनम क्लास, जिसको आप प्रोजेक्ट 15B के नाम से भी जानते हैं, उनका सक्सेसर है, जो कि तकरीबन 13,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें देखने को मिलेगा। और ये फिर ग्लोबल हैवीवेट जैसे कि चाइना के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर, जिनका डिस्प्लेसमेंट 12,000 से 13,000 टन होता है। इसके अलावा यूएस नेवी का जो ज़ूमवर्ल्ड क्लास का डिस्ट्रॉयर है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 15,656 टन का होता है, उस कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर्स में हमें 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल्स देखने को मिलेंगी, जो कि एक कैनिस्टर बेस्ड यूनिवर्सल VLS कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलने वाली है। P-18 डिस्ट्रॉयर अपने साथ अलग अलग प्रकार के इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम को कैरी करने में सक्षम होगा, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसके अलावा PGLR SAM जिसकी रेंज 250 किलोमीटर होगी और VLSR SAM जैसे जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं।
इसके अलावा इसमें सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो, जिसको आप स्मार्ट के नाम से जानते हैं, वो देखने को मिलेगा, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा इसमें 8 स्लैंट लॉन्चर्स देखने को मिलेंगे, जो कि पोटेंशियली हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 के लिए होंगे, जो कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देंगे। हमारे अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल निकालेंगे, तो वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान से तेल निकालेंगे कि पाकिस्तान का तेल निकालेंगे। जैसे हालात लग रहे हैं उस समय, उसको देखकर तो यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का तेल निकालने वाले हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी वायुसेना को ही लेकर के बहुत सारे जो बातचीत है वो होने लगे। अब इसमें मेंटेनेंस इशू सबसे महत्वपूर्ण था। हाल ही में एक रिपोर्ट सरफेस होती है जहां पर बताया जाता है कि अमेरिका ने जो F-16 फाल्कन पाकिस्तान को सप्लाई किए थे, अब वो क्रिटिकल ऑपरेशनल क्राइसिस से जूझ रहे हैं और जल्द ही अगर इनका समाधान ना मिला तो पाकिस्तान को न चाहते हुए भी इनका ग्रेजुअल रिटायरमेंट करना पड़ सकता है। अगर हम मीडिया संस्था न्यूज़ 18 की रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर जो परसिस्टेंट रिलायबिलिटी इश्यूज हैं F-16 के साथ वो देखने को मिले हैं और इस समय स्पेयर पार्ट्स की कमी से भी जूझ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके चलते पाकिस्तान को नए स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते उनके लिए अपनी F-16 की फ्लीट को मेंटेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा करती हैं कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो F-16 फ्लीट का है अब वो अनसर्विसेबल है, यानी कि उनको सर्विस ही नहीं किया जा सकता, जिससे इस बात का डर फैल गया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को दर्जनों जो एयरफ्रेम्स हैं वो ग्राउंडेड करने पड़ सकते हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट तो ये दावा करती है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी दर्जनों एयरफ्रेम्स को ग्राउंडेड कर रखा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चलते, और सिचुएशन अभी और भी ज़्यादा वर्स होने वाली है क्योंकि अमेरिका से कोई तात्कालिक समाधान पाकिस्तान आता नजर नहीं आ रहा है। और अगर अमेरिकी समाधान पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा तो फिर हालात पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब F-16 की जगह तो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं, जिसमें बेसिकली F-17 थंडर हो गया, J-10 हो गया, इस पर रिलाय कर रहा है। और पाकिस्तान को ये जो एयरक्राफ्ट है ये 1980 के दशक में मिले थे, तकरीबन 75 की संख्या में, ताकि पाकिस्तान जो अपनी ताकत है उसको बढ़ा सके और एंटी टेरर ऑपरेशंस में इनका यूज़ कर सके। लेकिन आप सबको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान ने इनका यूज़ कहाँ पर किया। लेकिन अब दर्जनों एयरक्राफ्ट अपने ग्राउंडेड होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि OEM की तरफ से कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना इनको स्पेयर मिलने की उम्मीद है, तो अब ना चाहते हुए भी धीरे धीरे ही सही पर पाकिस्तान को इन्हें ग्राउंडेड करना पड़ेगा, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए समस्या बढ़ जाएगी। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को US फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के अंतर्गत दिए गए थे, जहाँ पर पाकिस्तान के पास F-16A-B ब्लॉक 15, F-16A-B ADF और F-16C और D ब्लॉक 52+ जो फाइटर्स हैं ये मिले थे, जो प्रैट एंड विटनी F-100 इंजन से पावर्ड थे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के लिए हालात अब और भी ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।